मैं अब मृत्यु के रूप में काल बन गया हूं जो दुनिया का नाश करता है। यह बात गीता में तो लिखी ही है, लेकिन आज से कुछ साल पहले जब पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था तो उस परीक्षण को देखने वाले, उस परीक्षण के प्रमुख वैज्ञानिकों के प्रमुख नाम था ओपनहाइमर। उन्होंने देखकर यह बात दोहराई थी, गीता की बात। उन्हें यह बात समझ में आ गई थी कि यह बम इतना खतरनाक है कि लाखों लोगों की जान एक बार में एक बम से ही जा सकती है। धूल का गुबार इतना बड़ा था कि आसमान में कई किलोमीटर की ऊंचाई तक एक बहुत बड़ा बादल दिखाई दे रहा था, जो कि मशरूम की तरह बादल था। उसके बाद एक होड़ लग गई। दुनिया भर में कई सारे देश एक एक करके अपने लिए परमाणु बम बनाने लग गए। इसी को एक तरह से देखा जाए तो एक चैन की तरह हो गया। एक ने बनाया, दूसरे ने बनाया, तीसरे ने बनाया और बहुत सारे देश बनाते गए। इसी क्रम में भारत ने भी बनाया, लेकिन भारत की मंशा अलग थी, हर देश की अपनी एक अलग मंशा थी। हम आज जानेंगे भारत की परमाणु की शक्ति संपन्न होने की ऐतिहासिक यात्रा के बारे में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेक्स प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, परमाणु शक्ति के रूप में भारत की ऐतिहासिक यात्रा। आपके सामने दो फोटो दिखाई दे रही हैं। एक तो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और दूसरी तरफ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। ये दोनों भारत के वे प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में परमाणु परीक्षण किया गया। तो किन किन परिस्थितियों में हुआ, उन परमाणु परीक्षण के पीछे की क्या वजह थी और उसके बाद क्या स्थिति बनी, इन सब चीजों को आज हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं खबर क्या है। आज इंडियन एक्सप्रेस में आई है खबर की हाउ अ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन एंड नेबरहुड चैलेंजेस लेड टू इंडिया एक्वायरिंग इट्स एन वेपन्स। एन वेपन्स का मतलब क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है। अब यहां पे देखिए, एक बात आप समझिए, चर्चा के बिंदु में हमें बहुत सारी बातों को जानना होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि अभी यह बात चर्चा में क्यों है, भारत की हम परमाणु की पूरी ऐतिहासिक यात्रा क्यों जाने। उसके बाद हम समझेंगे कि दुनिया में परमाणु शक्तियों का जो उदय हुआ वह कब से हुआ और किस तरह से हुआ। उसके बाद हम देखेंगे भारत के परमाणु परीक्षण से पहले क्या स्थिति बनी थी, क्या क्या स्थिति थी जिसमें भारत को करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था और कैसे करना चाहिए था। ये सारी चीजें हमें समझ में आएंगी। तो जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ पहली बार 1974 में, उसका नाम दिया गया पोखरण 1 और उसी स्थान पर, उस जगह का नाम है पोखरण, टेस्टिंग रेंज है, वहीं पर दोबारा हुआ पोखरण 2 के नाम से। इन दोनों को हम समझेंगे और क्यों इन दोनों ही परीक्षण के बीच में इतनी लंबी दूरी रही, मतलब कई साल लग गए। उसके बाद हम देखेंगे दुनिया की क्या प्रतिक्रिया थी भारत के परीक्षण के बाद में, एक बड़ी बात थी। अब उसके बाद भारत का स्टैंड क्या था ऐसी स्थिति में, और अंत में एक अभ्यास प्रश्न। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं चर्चा में क्यों। एक फिल्म आई है, रिलीज हुई है, जिसके डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन। इन्होंने जो फिल्म बनाई है उसका नाम है ओपनहाइमर। और इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपसे बात बताई थी, जो दुनिया में पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ था उसके वैज्ञानिक प्रमुख जो थे उनका नाम था ओपनहाइमर। अमेरिका में एक प्रोजेक्ट मैनहट्टन चला था, उस प्रोजेक्ट मैनहट्टन के हेड थे ओपनहाइमर और इन्होंने ही पहला दुनिया का परमाणु बम बनाया था जिसका परीक्षण हुआ था। और उस परीक्षण का ही परिणाम था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर 2 परमाणु बम गिराए गए। अब वो परमाणु बम आज भी याद किए जाते हैं कि कितने खतरनाक थे, कितने लोगों की जानें गई, और आज भी वहां के लोग साथ जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जो समस्याएं हैं वो किसी से छिपी नहीं है। इस वजह से परमाणु हथियार रखना अपने आप में इस तरह से देखा जाता है कि कोई देश शक्तिशाली तो हो गया है, लेकिन उसे दूसरे देशों के द्वारा क्रूर देश के रूप में भी देखा जाता है। इसी वजह से बहुत सारी बातें आएंगी आगे चल के, अब उस पर भी हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दुनिया में परमाणु शक्तियों का उदय। हमने बात की थी शुरुआत अमेरिका से हुई थी। जो वहां का परमाणु शक्ति हुई थी उसका नाम क्या था, मतलब परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम था ट्रिनिटी। और आपको मैंने बताया था ओपनहाइमर जो थे उसके प्रमुख थे, वैज्ञानिक प्रमुख थे, और यह हुआ था 16 जुलाई 1945 को। मतलब पहली परमाणु संपन्न शक्ति देश बना अमेरिका। उसके कुछ समय बाद, कुछ साल बाद 1949 में सोवियत यूनियन बन जाता है, वह परीक्षण कर लेता है। तो उसके बाद 1952 में यूके बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद फ्रांस 1960 में परमाणु परीक्षण कर लेता है और 1964 में हमारा पड़ोसी देश चीन भी परमाणु परीक्षण कर लेता है। तो ये जो 5 देश हैं, ये 5 देश कहलाए P5। इन 5 देशों के बाद जो देश बना जिसने परमाणु
जो ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा को एक बम के रूप में परीक्षण किया, वह है भारत। तो अब यह हमारे लिए जरूरी हो जाता है जानना कि भारत के परमाणु परीक्षण से पहले की स्थिति क्या थी। देखिए, जब पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ, दुनिया में यह बात पता चली कि कोई ऐसा बम है जिससे लाखों लोग मारे जाते हैं, और फिर उसके कुछ ही दिनों बाद जापान में जब हमला होता है अमेरिका के माध्यम से, परमाणु बम गिराया जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो उसके बाद ऐसा नहीं होता कि युद्ध रुक जाते हैं। युद्ध तो रुकते हैं, लेकिन युद्ध की तैयारियां नहीं रुकती हैं। रूस की तरफ से, यानी कि उस समय के लिए हम सोवियत यूनियन की तरफ से बात कहें, तो उसकी तरफ से भी हथियार बनाने की होड़ होती है, और उस होड़ के दौरान शीत युद्ध का समय आ जाता है, जब युद्ध तो नहीं हो रहा था लेकिन तैयारियां चल रही थी, हथियार पे हथियार बनाए जा रहे थे। और ये लंबा दौर रहा, 90 के दशक तक यह दौर हमें दिखाई देता है शीत युद्ध का। तो इसी शीत युद्ध में बहुत सारे देश, जैसे मैंने आपसे बताया, P5 देश हो गए थे। अब बात आती है भारत के पड़ोसी देशों की। चीन और पाकिस्तान, इनसे सुरक्षा का खतरा भारत की आजादी के बाद से ही बना हुआ था। अब आप देखें तो जो चीन है उसने भी भारत पे हमला किया 1962 में, और भारत उससे हार चुका था। मतलब कि भारत की स्थिति वहां पर विपरीत रही। अब यहां पे देखने वाली बात है कि यहां पर 1964 आया, 2 साल बाद ही तो क्या होता है, चीन परमाणु संपन्न हो जाता है। तो भारत को यहां पर समझ में आता है कि उसके सामने एक चुनौती है, जिससे पार पाने के लिए उसे भी परमाणु शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ भी युद्ध होता है, पाकिस्तान को 2 बार पटकता है भारत, 1965 में और 1971 में। लेकिन यह बात समझ में आती है कि आगे चल के भी जिस तरह से पाकिस्तान बार बार उलझता रहता है, वह फिर से उलझने का प्रयास करेगा। तो भारत को अपनी तैयारी को और दुरुस्त करना होगा। दूसरी तरफ जब दुनिया भर के देश, 5 देशों ने परमाणु ऊर्जा प्राप्त कर ली, यानी कि परमाणु बम बना लिए, तो यहां पर यह बात आती है एक संधि की। 1968 में एक संधि पे हस्ताक्षर होता है और 1970 से यह लागू हो जाती है। नाम क्या है, परमाणु अप्रसार संधि। 188 देश इसके सदस्य हैं। अब परमाणु अप्रसार संधि क्या है? इस संधि के तहत यह बात कही गई है कि दुनिया भर के जो देश हैं अपने देश में परमाणु बम नहीं बनाएंगे, उसके लिए किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ में यह बात कही गई जिन देशों के पास परमाणु बम है वह निशस्त्रीकरण की ओर भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर बहुत सारे भेदभाव थे, जिस वजह से भारत ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और अभी तक इस पर साइन नहीं किया है। बहुत ही भेदभावपूर्ण संधि होने की वजह से ही भारत के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि यह दिखाई दे रहा था कि जिसके पास शक्ति है वह शक्ति संपन्न है और दूसरे के पास शक्तियां ना हो, ऐसा कुछ इसमें समझ में आ रहा था भारत। तो इसी वजह से जो देश इस परमाणु अप्रसार संधि में हस्ताक्षर किए थे, उन्हें ही मौका मिल रहा था परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने का, एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने का। 48 देशों का समूह 1975 में बना। और यहां पर आपको एक बात जानना जरूरी है कि भारत इसका सदस्य नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि परमाणु अप्रसार संधि पर उसने हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो उसके बाद चीन की तरफ से बात आज भी कही जाती है कि इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल ना किया जाए। आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने से क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि जो शांति के रूप में, जैसे कि बिजली के रूप हमें बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा की जरूरत है, तो हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, परमाणु की जरूरत पड़ेगी, मतलब यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में भारत को सप्लायर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस सप्लायर्स ग्रुप का हिस्सा बनते ही भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी क्षमता को बेहतर करने के लिए इन देशों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस संधि पर हस्ताक्षर न होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है, ये सप्लायर्स की तरफ से मदद नहीं मिल पाती है। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं, बहुत सारे देशों के साथ भारत के डायरेक्ट संधियां हो चुकी हैं, तो भारत के साथ वो दिक्कत नहीं है जो शुरुआत में थी। अब भारत ने पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, भारत ने अमेरिका के साथ ही संधि कर ली है, फ्रांस के साथ संधि कर ली है, ऑस्ट्रेलिया समूह के साथ संधि कर ली है। तो भारत के साथ जो समस्या उस दौरान थी, एनएसजी ग्रुप में शामिल ना होने की वजह से जो नुकसान हो रहा था, वैसा नुकसान आज दिखाई नहीं देता है। हालांकि शामिल हो जाता है तो फायदे रहेंगे। अब हम वापस से आते हैं पोखरण 1 पर। अब पोखरण 1 की बात करें तो देखिए, भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण कब हुआ? 18 मई 1974 को पोखरण टेस्ट रेंज में। कहां पे है ये? राजस्थान में है। राजस्थान में भी कहां? पश्चिमी राजस्थान में है, क्योंकि जो परमाणु परीक्षण है वो किस जगह पर होगा? जहां पर आबादी नहीं रहती है दूर दूर तक।
अब यहां पर 18 मई 1974 को जो पोखरण टेस्ट रेंज में परीक्षण हुआ उसको स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण की बात कही गई भारत की तरफ से। यह बात कही गई कि हमने यह जो परमाणु परीक्षण किया है अपने आप में शांतिपूर्ण परीक्षण है। यह दुनिया को एक मैसेज देने की तरह था कि हमारे पास तकनीकी है, हम चाहें तो हथियार बना करके अपने आप को सक्षम रख सकते हैं और हम सक्षम हैं भी। लेकिन इस परीक्षण के बाद भी भारत ने परमाणु बम नहीं बनाए, भारत ने बस सिर्फ दिखाया, इसीलिए इसे कहा गया शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण। उसके बाद भारत बन गया छठा देश, P5 जो देश थे उसके बाद छठवां ऐसा देश था जिसके पास परमाणु शक्ति थी और उसका परीक्षण उसने किया हुआ था। इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा क्यों रखा गया था? क्योंकि जिस दिन परीक्षण हुआ उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। अब देखिए बात आती है, जब ऐसा होता है तो अमेरिका के द्वारा आलोचना की जाती है, अमेरिका और कनाडा के माध्यम से गंभीर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। भारत ने भी स्टैंड क्लियर कर दिया था कि वह हथियार नहीं बनाएगा, तो यह जो दबाव था वह बहुत समय तक रहा नहीं, क्योंकि भारत ने सच में हथियार नहीं बनाए थे, लेकिन निगरानी फिर भी की जा रही थी। और भारत चाहता भी था, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आ रही थी कि नहीं हो पा रहा था। जैसे 1975 में आपातकाल का समय आ गया, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। फिर उसके बाद देखिए पोखरण 1 के बाद होता यह भी है कि भारत चाहता था कि वह आगे चल के परीक्षण करे, तो वह अपनी तरफ से प्रयास भी कर रहा था। धीरे धीरे चल के उसने इस क्षेत्र में ज्यादा पैसा लगाना शुरू किया, यूरेनियम के भंडारण के लिए प्रयास करना शुरू किया। अब बात करें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है, आपसे कभी सवाल आ जाए तो आप बता दीजिएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अब इनके द्वारा 2 इंस्टीट्यूट बनाए गए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के फाउंडर रहे, इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट के भी फाउंडर रहे। तो ये आपको पता होना चाहिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। आज भी हम इसको BARC के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों रहे। अब देखिए आगे की बात आती है पोखरण 2 की। पोखरण 1 में हमने हथियार नहीं बनाए थे, इसी वजह से जरूरत पड़ी पोखरण 2 की, क्योंकि अब समय आ गया था कि भारत यह भी दिखा सके कि भारत के पास हथियार हैं, भारत हथियार बनाने में भी सक्षम है और हथियार का जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने पर भी सक्षम है। तो अपनी उस सक्षम स्थिति को दिखाने के लिए पोखरण 2 परीक्षण किया गया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। देखिए राजीव गांधी ने 1985 के समय पर ही प्रयास किया कि परमाणु परीक्षण दूसरी बार हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। दुनिया भर के दबाव थे और कुछ परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। उसके बाद चुनाव हार गए। उसके बाद देखिए PV नरसिम्हा राव ने प्रयास किया 1995 और 96 में। उन्होंने अप्रूव किया कि हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से पोखरण में परीक्षण हो परमाणु बम का। लेकिन यहां पे दिक्कत यह हो गई कि जो अमेरिका की तरफ से प्रयास यह किया जाने लगा, दबाव दिया जाने लगा कि परीक्षण ना हो पाए। इसकी वजह से अमेरिका के द्वारा सैटेलाइट से ध्यान दिया जाता था पोखरण के आसपास, भारत के ऊपर उन्होंने अपनी सैटेलाइट लगाई हुई थी जिससे वो निरीक्षण करते रहते थे। कोई परीक्षण करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। लेकिन 1998 आता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चुनाव जीतने से पहले ही ये बात जाहिर कर दी थी कि हम सरकार में आते हैं तो हम परमाणु परीक्षण जरूर करेंगे। और 1998 में प्रयास किया गया बहुत ही गुपचुप तरीके से, बिना दुनिया में किसी को बताए। यहां तक कि देश में भी बहुत सारे लोगों को, सरकारी लोगों को यह बात नहीं पता थी। बहुत सारी नेता नगरी में भी लोगों को यह बात नहीं पता थी कि परमाणु परीक्षण करने की तैयारी चल रही है। कुछ सीनियर साइंटिस्ट थे जिनको यह बात पता थी, जिनमें से प्रमुख आप जानिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम DRDO के प्रमुख थे। उसके बाद राजा गोपाला, ये DAE के थे। उसके बाद इसका फुल फॉर्म क्या है एक बार आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद देखिए अनिल काकोडकर, डायरेक्टर ऑफ बार्क के बारे में हम बात पहले भी कर चुके हैं। तो ये जो 3 थे इस कार्यक्रम में प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में थे। अब जो हुआ इस बार पोखरण 2 में परमाणु परीक्षण, तो इस परीक्षण का नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। 2 दिनों में हुआ, 11 मई और 13 मई, 5 बार परीक्षण किया गया। 11 मई को 3 बार किया गया इस दिन, और 13 मई को 2 बार परीक्षण किया गया। और जो पहली बार परीक्षण किया गया था 45 किलो टन की क्षमता के बम का परीक्षण किया गया था, और यह जो था थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस था, बहुत ही पावरफुल था। अब यहाँ पे आपको एक बात जो इंटरेस्टिंग है वह जानना जरूरी है। जैसे मैंने आपसे बताया कि अमेरिका ने सैटेलाइट लगाई हुई थी और इस तरह से बड़ा मुश्किल था भारत के लिए अपने प्रोग्राम को बनाना, तैयार करना और फिर परीक्षण करना, क्योंकि 1995-96 के टाइम पे भी
अमेरिका की सरकार का दबाव आ रहा था, यहां तक कि फोन आ गया था पीवी नरसिम्हा राव को कि आप अगर ऐसा करेंगे तो हम आपकी मुश्किलें बढ़ा देंगे। इस वजह से हो नहीं पाया। लेकिन इस बार बहुत ही गुपचुप तरीके से हुआ, बहुत ही शांति के साथ में हुआ। सीनियर साइंटिस्ट को ही सिर्फ यह बात बताई गई और जिन्हें वहां पे पोखरण में भेजा गया एक एक करके, तो ग्रुप में पहली बात तो भेजा नहीं गया, अलग अलग करके भेजा गया और कोई भी पोखरण डायरेक्ट नहीं जा रहा था। जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली से या कहीं से भी अपने क्षेत्र से निकलता है तो कहीं और जाएगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर लास्ट में घुमा फिरा के वह पोखरण पहुंचेगा। इसी तरह से सारे वैज्ञानिक वहां पर पहुंचते हैं एक एक करके। यहां तक कि जब वे घर से जाते हैं तो जरूरी काम से अपने घर में बता देते हैं कि जा रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं बताते हैं अपने घर परिवार में कि जिससे कहाँ जा रहे हैं। बहुत लोगों को तो पता, खुद भी नहीं पता था कि वो किस काम से जा रहे हैं। इसी तरह से फिर उसके बाद जब वे वहां पोखरण पहुंचते हैं तो उन्हें आर्मी यूनिफॉर्म में रखा जाता है। वो जहां रहते हैं वहां पर बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, बहुत ज्यादा नौकर चाकर नहीं थे, आर्मी ड्रेस पहनते थे, बाहर निकलते थे तो ऐसा लगता था आर्मी के लोग हैं। सैटेलाइट को भी कुछ समझ में आता नहीं था कि वैज्ञानिक हैं। यहां तक कि जहां पर पूरा प्रयास किया जा रहा था कि जिस जगह पर हमें परीक्षण करना है, जहां पर खुदाई का काम चल रहा था, जहां पर सारी मशीनों का काम चल रहा था, उसके पास में एक क्रिकेट ग्राउंड बना दिया गया था और पूरा का पूरा आर्मी के लोगों का एक टूर्नामेंट आयोजित कराया गया था और वहां पे हमेशा मैच चलते ही रहते थे। तो सैटेलाइट जब भी वो अमेरिका की सैटेलाइट देखती थी उसे लगता था कि मैच चल रहा है, यहाँ पे आर्मी का मैच है और कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे सारी तैयारियां होती गई और उसके बाद 11 मई और 13 मई को परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति संपन्न हो गया। और उसके बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके है जानकारी दी कि हमने परमाणु परीक्षण कर लिया है और हम परमाणु शक्ति संपन्न देश हो गए हैं और हमारे पास हथियार मौजूद है। इसकी वजह से विश्व की कुछ प्रतिक्रिया भी सामने आई। भारत ने यह साबित कर दिया कि वह परमाणु शक्ति उसके पास है, हथियार हैं, तो पड़ोसी देशों से वह डरने वाला तो नहीं है। यह बात उसने एकदम सही तरीके से कह दी। लेकिन अमेरिका जो था उसको बड़ी दिक्कत हुई। उसने 142 मिलियन डॉलर का जो सहायता राशि अमेरिका की तरफ से मिल रही थी उस समय पर, वह रोक दी। उसके अलावा उसकी तरफ से और अन्य बहुत सारे देशों की तरफ से डिफेंस टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया जाने लगा। उसके बाद जो बहुत सारे लोन थे, दुनिया भर की जो संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, उसकी तरफ से मिलने वाले लोन में मुश्किल हो गई। 1.5 बिलियन डॉलर का लोन मिलते मिलते रह गया। उसके अलावा देखा जाए तो जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मैंने बात कही थी, उस ग्रुप के द्वारा यानी कि उस ग्रुप में शामिल भी नहीं किया गया, क्योंकि जो संधि थी परमाणु प्रसार संधि, उस पर भारत ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। परमाणु परीक्षण करने के बाद स्पष्ट कह दिया कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे, या भेदभावपूर्ण संधि है। उसके जो भी प्रावधान थे उसमें भारत को आपत्ति थी। अब यहां पर बात आती है कि भारत का स्टैंड क्या था। अब चूंकि बहुत सारे दबाव बनाए जा रहे थे, आर्थिक सहायताएं जो दी जा रही थी उन्हें रोक दिया गया था, लोन नहीं मिल रहा था, तकनीकी नहीं मिल रही थी, तो भारत के पास एक बहुत बड़ा बाजार है। भारत ने उस बाजार का सहाय बहुत लाभ उठाया और अपनी अर्थव्यवस्था को अपनी बाजार क्षमता के बल पर आगे बढ़ा दिया। उसके बाद बात करें, कारगिल युद्ध आता है। कुछ समय बाद ही भारत पाकिस्तान का कारगिल युद्ध होता है और दुनिया को यह लगता है कि अब जो है भारत परमाणु हमला कर देगा। लेकिन चूंकि भारत ने साफ साफ अपनी पॉलिसी बताई हुई है, 2003 में क्लियर कर दिया है आगे चल के कि हम नो फर्स्ट यूज वाले व्यक्ति हैं। अब यहां पे एक बात आपको समझनी होगी, भारत ने कुछ समय पहले यह बात बता दी है कि भारत अब परमाणु त्रयी संपन्न हो चुका है, न्यूक्लियर ट्राइएड से संपन्न हो चुका है कुछ साल पहले। इसका मतलब क्या है हम ये समझ लेते हैं। देखिए, जल, थल या वायु यानी कि आसमान, कहीं से भी भारत परमाणु बम से हमला करने में सक्षम अपने आप को बना चुका है। इसी को बोलते हैं परमाणु त्रयी। यह सक्षम होने में भारत को परमाणु परीक्षण के बाद भी कई साल लग गए। पिछले कुछ सालों पहले ही यह स्थिति भारत के पास आई है कि अब भारत के पास भूमि से प्रक्षेपित करने वाली परमाणु मिसाइल है। उसके अलावा भारत के पास मिसाइल है कौन सी, पनडुब्बी में जो हम मिसाइल परमाणु वाली रख सकते हैं वो है, जल के माध्यम से हमला कर सकते हैं। उसके बाद हम देखें, उसके बाद भी उसके पास विमान के माध्यम से भी परमाणु हमला करने की क्षमता आ गई है। यानी कि तीनों ही तरीके से भारत सक्षम हो चुका है दुनिया में किसी भी देश से लड़ाई लड़ने में, परमाणु की लड़ाई अगर लड़नी हो तो। अब यहां पे बात करें कि जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है उसमें भारत शामिल नहीं हो पाया था।
तो चाहे वो बिजली की आपूर्ति के लिए भी अगर परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना चाहे तो वह हो नहीं पा रहा था। लेकिन उसका भी तोड़ हमें दिखाई देता है। भारत ने धीरे धीरे करके एक एक करके भारत ने अमेरिका, फ्रांस, रूस और बहुत सारे देशों के साथ में परमाणु संबंधित समझौते किए, बहुत सारी संधियां की। तो भारत के सामने वो चुनौती जो शुरुआत में हुई थी वह धीरे धीरे अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। तो भारत ने अपने आप को साबित कर दिया कि भारत सक्षम था अपने आप को खड़ा करने में, और उसने बेहतर तरीके से और मजबूत तरीके से खुद को खड़ा किया। अब देखिए, एक सवाल आता है आपके सामने इस पूरे टॉपिक से जुड़ा हुआ। वर्ष 1998 में हुए परमाणु परीक्षणों में ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन एटम, ऑपरेशन ट्रिनिटी। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप उत्तर देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।